अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजाद अमान और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स का हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उनकी डेफिनेशन या उनके बारे में जो हम नॉलेज देते होते हैं, सबसे पहला वो ये होता है कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इनके डिटेल स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ते, इनके मोनोमर्स के बारे में पढ़ते होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके फार्मूलाज में फुल नहीं लिख सकते होते क्योंकि पहला काम हमने कहा है कि दे आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन निकाली जाए तो वो क्या होती है, द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स होते हैं किस चीज के, अमाइनो एसिड्स के। तो जैसे ऊपर लिखा अमाइन का मतलब अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन वाली चीज है। तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड उनके क्या है, पॉलीमर्स होते हैं। इनको क्या कहते होते हैं, प्रोटीन्स कहते होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको मुख्तलिफ जगहों पे लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन जो उसकी सबसे अहम तरीन वर्ड्स है उसके अंदर जिसपे ध्यान रखना है आपने, वो कौन से दो वर्ड्स हैं कि पॉलीमर्स हैं और वो किसके हैं, अमाइनो एसिड्स के हैं। बाकी डेफिनेशन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं वर्ड, आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिलती है। वर्ड प्रोटीन डिराइव कहां से हुआ, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि प्रोटीन जो डिराइव हुआ था, ग्रीक वर्ड था प्रोटोस था, जिसका मीनिंग क्या था, फर्स्ट या सुप्रीम या मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइम, कि जो सबसे ज्यादा अहमियत वाला हो। क्योंकि लिविंग थिंग के लिए प्रोटीन इंतहाई अहम चीज है। उसकी वजह क्या होती है, यहां हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो क्या था, प्रोटोस या प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। अब इसके हम उसके रोल देखते हैं लाइफ में, या इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं क्यों ये इतना ज्यादा अहम है। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि प्रोटीन्स मेक्स कितने 50% ऑफ द ड्राई मास ऑफ सेल, कि वो ड्राई मास होता है सेल का, कि अगर सेल में से वाटर रिमूव कर दिया जाए, सॉल्यूशन वाली फॉर्म रिमूव कर दी जाए, तो बाकी जो वेट बचता है उसमें से 50% वेट क्या होता है, प्रोटीन्स का होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर एक इंसान की बात करें तो उसका 15% वेट बनाता है एवरेज पर्सन का, क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर एयर, वाटर और बाकी से भी होती हैं। तो उनमें से अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो वो कितने होते हैं, 15% मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंसान का। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने स्पेसिफिक एग्जांपल दी किसकी, इंसान की। एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, इतना फास्ट रिएक्शन नहीं हो सकता और लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो हमें क्या करती हैं, बैक्टीरिया से बचाती हैं, वायरस से बचाती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो भी प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। तो अगर ये प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हम किसी भी डिजीज से नहीं बच सकते या रिकवर नहीं हो सकते अगर एक बार डिजीज हो जाए। मसल्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग है उसकी सबसे आसान खूबी कोई बंदा देख के भी बता सकता है कि अगर कोई चीज चल रही है तो इसका मतलब वो जिंदा है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल जो मसल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो ये लाइफ की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। हेयर, नेल, स्किन, ये सारे भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि हेयर्स हो गए या नेल्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, यानी कि इंसान या लिविंग ऑर्गन को ब्यूटीफाई करते होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये भी क्या है, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि प्रोटीन कितने अहम है। और लास्ट है हमारे पास हार्मोन्स भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोटीन्स के होते हैं और वो भी क्या करते हैं, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फिर मैंने अभी सबसे पहले टॉपिक के स्टार्ट में ही कहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक्यूरेट स्ट्रक्चर वो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते होते। हम उनकी किसी को डिस्कस करते होते हैं, मोनोमर्स को डिस्कस करते होते हैं। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी अभी, कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके नाम के साथ स्ट्रक्चर बन सकता है, लफ्ज क्या है, अमाइनो और एसिड। क्योंकि लिविंग थिंग है, ऑर्गेनिक है, तो इसलिए एसिड कौन से होंगे, वो ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। एक तरफ हम कार्बन लेते हैं जिसकी वजह से क्या बनता है, ये ऑर्गेनिक नेचर इसको देनी है, तो हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल कार्बन एटम रखेंगे। उस कार्बन के ऊपर हम क्या करेंगे, इन दो चीजों को लगा देंगे, अमाइनो को और एसिड को लगा देंगे। तो ये एक तरफ हमने क्या लगाया, अमाइनो। NH2 को क्या कहते होते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आ गया है। अमाइनो ग्रुप को हमने कार्बन के साथ अटैच कर दिया, इस बॉन्ड के साथ। ठीक है, इस बॉन्ड के साथ हमने क्या अटैच कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड कर दिया, COOH, जिसको कंडेंस में अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, COOH।
H। अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, एक O इधर और साथ उसके H। तो इसको दोनों तरह से लिख सकते होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरह से स्ट्रक्चर लिखना चाह रहे हैं, उसको ओपन में लिखेंगे या क्लोज में लिखेंगे। एक तरफ इसकी क्या होता है वैलेंसी, क्योंकि दो नहीं होती कार्बन की, कितनी होती है, 4 होती है। तो सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक तरफ R ग्रुप लगाएंगे और वो क्या होगी, कार्बन की साइड चेन इसको बोलते होते हैं। और ये उस अमाइनो एसिड का क्या बताएगा, नाम बताएगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, तो हर अमाइनो एसिड में जो R ग्रुप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक और वैलेंसी, जो चौथी वैलेंसी थी, वो अब सेटिस्फाई किस तरह करेंगे, हम उसको हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा है जहां भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम पूरी करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन से ऐड कर देते होते हैं। और कार्बो जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनके अंदर खूबी भी यही होती है कि वो वहां पे हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इंतहाई मशहूर क्वेश्चन है कि अगर बायोकेमिस्ट्री का कोई भी पेपर है, किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें सबसे अहम तरीन जो दो क्वेश्चन है बड़े कि जिसके बगैर पेपर नहीं बनते, वो कौन से हैं, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, या आपका एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन किसी न किसी तरह से आ सकता है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर हो सकता है कि आपने पूरा लिखना होगा तो अमाइनो एसिड को भी बताना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इंतहाई मशहूर क्वेश्चन है कि जो तीनों क्लासेस हमने पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्लासेस हैं बड़ी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, तीनों में एक एक बॉन्ड होगा। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, वो बॉन्ड्स के नाम मिक्स हो जाते हैं कि कौन सा बॉन्ड किसको जोड़ता है। तो यहां पे आप देखें पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो P और प्रोटीन दोनों सेम वर्ड है, तो प्रोटीन के लिए यूज हुआ करेगा। तो यहां मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, यानी कि जो ग्रीन कलर में मैंने मेंशन किए हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। जैसे स्ट्रक्चर मैंने किस में बनाया है, ग्रीन में बनाया है, इसका मतलब कि सबसे अहम 3 पॉइंट है, इसके बगैर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती एग्जाम की। दूसरा है यहाँ पे बॉन्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन द अमाइनो एसिड, जिसको हमने क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड बोला, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या करता होता है, जब दो अमाइनो एसिड को जोड़ता है तो क्या बनता है, एक पेप्टाइड बनता है, ये डाइपेप्टाइड जिसको कहेंगे। और अगर उसी की लंबी चेन बनाते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। फिर इसको बना के जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ क्या बताते होते हैं, उसको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि पेप्टाइड किस तरह बनते होते हैं। आपने क्या करना है, दो अमाइनो एसिड्स को लिखना है। ये देखें, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या था, NH2, क्या इसको मैं कंडेंस में लिखूं, COOH, एक H ऊपर एक R नीचे। अब मैंने दो अमाइनो एसिड लिखे और दोनों को डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि वो मिक्स ना हो रहे हो। एक अमाइनो एसिड लिखा है NH2 COOH, इसको मैंने ओपन करके लिखा है क्योंकि इसके मुझे स्ट्रक्चर को दिखाना था कि कहां से चीज रिमूव हो रही है, वरना इसको COOH भी लिख सकते हैं। इस कार्बन नीचे एक R और एक हाइड्रोजन, दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना। ये वाला स्ट्रक्चर NH2 NH2, ठीक है, C, ये दोनों कार्बन, फिर कौन सा है ये ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन, और फिर ये R ग्रुप। तो यहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम अमाइनो एसिड का हमने लिखा है। इसी को देख के आप दोबारा यहां पे स्ट्रक्चर लिख देंगे तो ये क्वेश्चन वो है कि सिर्फ आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना है और आपका पेप्टाइड वाला खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। एक अमाइनो एसिड को लिखा, इसी को देख के हम दूसरा अमाइनो एसिड लिखते हैं, NH2 NH2 C, ठीक है, यहां पे C आ गया, H उसके ऊपर है, R उसके नीचे है, ये दोनों मैंने यहां से देख के लिख लिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड OOH, इसको मैंने क्या लिख दिया, C डबल OH इकट्ठा लिख दिया क्योंकि इसके साथ हमें रिएक्शन अभी फिलहाल शो नहीं करना। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे, जो ग्रीन कलर में मेंशन किया हुआ मैंने OH और H, इन दोनों को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे और रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे यहां से। और ये जो बॉन्ड है बड़े, एक बॉन्ड का हिस्सा ये वाला, एक बॉन्ड का हिस्सा ये वाला, ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक नया बॉन्ड बनेगा जिसको क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। यहां पे वही चीज दोबारा आ गई, ब्लू वाला अमाइनो एसिड एज सच हमने लिख दिया, ब्लैक वाला अमाइनो एसिड एज सच लिख दिया, उनके अंदर से OH और H को रिमूव कर दिया और क्या बना दिया, उसकी जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड को शो करवा दिया, ठीक है। प्लस हम इसके साथ क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे प्लस H2O, कि वो रिमूव हो गया, यहां से लिख देते हैं तो तब भी ठीक है। अगर आपने नहीं भी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि मेन जो हमारा यहाँ कंसर्न है वो किस चीज के साथ है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के साथ है। आपने मेंशन कर दिया। फिर इसके साथ एक और चीज होती है कि कुछ बुक्स के अंदर इसको यहां से पॉइंट आउट किया होता है कि ये वाला हिस्सा सारा क्या है, अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड है, जहां पे एक NH से लेके और अगले NH तक उसको क्या किया हुआ है, बॉन्ड बना के दिखाया हुआ है। और कुछ जगहों पे क्या होता है, इतने हिस्से को क्या दिखाया होता है, पेप्टाइड बनाया होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जो आंसर होते हैं वो ठीक है आपके, कि अगर हम एक अमाइनो निकाल के इसका अमाइनो इतना हिस्सा ये वाला अमाइनो पीछे कर दिया, इस अमाइनो को लेके यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर को, इसको भी पेप्टाइड बोल सकते हैं, इसको भी पेप्टाइड बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली वर्ड होगा वो कौन सा होगा, CN बॉन्ड जो है किसके दरमियान में, दो अमाइनो एसिड के दरमियान में, इसको क्या बोलते होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को हमने देखा है कैसे वो चेन बनाता है, लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन जब वो बन जाती है तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि प्रोटीन अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी वो चेन कौन कौन से तरीके से अरेंजमेंट बनाती है और क्या क्या प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसको हम क्या लिखते होते हैं, लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन लिखते होते हैं, कि जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी हमने, उसको हमने कैसे अरेंज करना है और उससे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है और अपने उनके बिहेवियर होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स के नाम देखते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर, कि ये चार तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, जो पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को क्या करती है, अरेंज करवाती है। अब उनकी मैंने सबसे आसान तरीन स्कीमेटिक डायग्राम बना के दे दिए यहाँ पे, जिससे उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे कि यहाँ पे क्या है, एक सीधी चेन है जिसके अंदर डॉट्स दिखाए हैं कि जो अमाइनो एसिड के यूनिट्स हैं, तो यही उसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे बनती है। क्या होती है कि लीनियर अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड्स की, और क्या होती है, बड़ी आसानी से डिटरमाइन हो सकता है स्ट्रक्चर, उसकी वजह क्या है। हम यहाँ पे आगे टेस्ट पढ़ेंगे इनके, जब केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि ये इनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो बहुत आसानी से इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने अमाइनो एसिड है, क्या चीज है, कौन सा ये प्रोटीन है, वो बहुत आसानी से स्ट्रक्चर स्टडी हो जाता है। दूसरा, इसके तीन टाइप्स होती हैं, ओपन चेन हो सकती है कि बिल्कुल सीधी चेन हो, या वो क्या हो, क्लोज चेन हो कि ये पहले वाला और आखिरी वाला ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए, वो क्या हो, क्लोज चेन बने। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि इधर साइड से क्या हो, एक और चेन पॉलीपेप्टाइड की बनना शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रांच चेन कहेंगे, कि जिसमें क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी। एक मिसाल आपके लिए, और वो कौन सी, अपनी इंसुलिन की मिसाल है। इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है और कौन सा स्ट्रक्चर शो करती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करती है। सेकंड हमारे पास है कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वही पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, शीट्स में, या फिर किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हेलिक्स में कन्वर्ट होती है, स्प्रिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। स्प्रिंग्स की फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहते होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और साथ क्या हम कहेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं, कि अगर एक स्प्रिंग बन रहा है, उस स्प्रिंग को कोई फोर्स जो क्या करेगी, उसको मेंटेन करवाएगी, उसको क्या कहेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्प्रिंग बना है, इस स्प्रिंग के अंदर जो यहाँ पे इन जो सर्कल के दरमियान में बॉन्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, डाइसल्फाइड होंगे। पेप्टाइड तो चेन के अंदर है ना, उस चेन को अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं चेन को ऊपर से देखूं तो ऐसे वो स्प्रिंग गोल नजर आता है, तो इस गोल के अंदर ऐसे जो इसको जोड़ के रखेंगे, जो इसको गोल स्ट्रक्चर मेंटेन करवाएंगे, वो एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड होंगे पेप्टाइड के अलावा, जिसको हम क्या कहेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते होते हैं। तो वो इसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन को फोल्ड करता है या पेप्टाइड को फोल्ड करता है 3 डायमेंशन में। ये तीनों तरह फोल्ड हो रहा है। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर तो कैसे लग रहा है जैसे ये किसकी तरह है, 2 डायमेंशन में, दाएं बाएं है और ऊपर और नीचे है। लेकिन जब रियल में इसको बनाया जाता है तो ये कैसे बनता है, 3 डायमेंशन में बनता है। ये बोर्ड से बाहर भी होगा और बोर्ड के इनसाइड भी होगा। तो 3 डायमेंशन में अगर वो बॉल लाइक शेप बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक चीज अहम होगी, वो क्या होगी, ये वाला लफ्ज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। इसमें पूरा स्ट्रक्चर एक ही धागे से मिलकर बना हुआ है, एक ही उसमें पेप्टाइड चेन सीधी चलती जा रही है।
नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, वही फर्क होगा कि टर्शरी में एक तरह की चेन यूज हुई थी, तो इसलिए मैंने एक ही कलर यहां मेंशन किया है। क्वार्टिनरी में क्या होंगे, 2 या 3 या उससे भी ज्यादा क्या हो सकती है, पेप्टाइड चेन यूज हो सकती है। तो यहां पे क्या होगा, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट कलर से इसको बनाया कि यहां पे जो चेन्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, देखने में टर्शरी की तरह लगेगा लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसमें वैरायटी डिफरेंट होगी। 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो रही होंगी 3 डायमेंशन के अंदर। अब एग्जांपल्स यहां पे कौन कौन सी है, कि प्राइमरी की एग्जांपल हमने दी थी कौन सी, इंसुलिन। सेकेंडरी की एग्जांपल हमने कौन सी दी, कैरेटिन, कि ये क्या बनाती है, हेलिक्स बनाती है। मायोग्लोबिन क्या करती है, 3 डायमेंशन में अरेंज होती है और क्या बनाती है, हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर देती है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती है और उसमें आइडेंटिकल एक जैसी 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। तो यहां तक हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर। बुक में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर की डिटेल मेंशन की हुई है। इसको आपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन करना है कि लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, आपने उनकी डेफिनेशंस, उनके स्ट्रक्चर्स की डायग्राम्स और उनकी एक एक एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर, कि अभी जो हमने क्लास पढ़ी है वो क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो पेप्टाइड जुड़ते कैसे हैं, लेकिन यहां पे हम क्या देखेंगे, क्योंकि मेन कंसर्न हमारे इनके सब यूनिट्स के साथ है कि अब हम इनको तोड़ के चेक करेंगे, इनको तोड़ने पे कौन कौन सी क्लास बनती है उसकी कैटेगरी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। देखते हैं आगे किस इसका मतलब क्या बनता है कि 3 तरह की क्लासेस होती हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं, दीज आर द प्रोटीन्स दैट गिव्स अमाइनो एसिड टू देयर डेरिवेट और देयर डेरिवेटिव्स। यहां पे क्या होता है, वो प्रोटीन्स है जो क्या करते होते हैं, अमाइनो एसिड्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी कि वो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, उसके अंदर वो और कोई एलिमेंट्स नहीं है और कोई मोनोमर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, यानी कि सिंपल 3 प्रोटीन है। या फिर उसमें अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव होंगे कि रिएक्शन जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा शायद वो टूट के अमाइनो एसिड किसी और डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो होगी क्या, सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर ही बनी हुई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी एग्जांपल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है, एग्जांपल्स आती है किसमें, सिंपल प्रोटीन्स में। तो सिंपल प्रोटीन में सबसे पहले मशहूर टाइप आती है एल्ब्यूमिन्स आती हैं। ये टाइप्स के नाम मेंशन किए हुए यहाँ पे, आपने इसको जो करना है, पहला काम इनके नाम याद करने हैं, दूसरा इनको ये याद करना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में या आम डेली लाइफ के अंदर कहां पे मिलती हैं। तो एल्ब्यूमिन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एल्ब्यूमिन ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है कि जो पानी में सॉल्युबल कुछ हद तक हो जाते हैं, गर्म करें तो सॉलिड हो जाते हैं। ऐसी कोई प्रोटीन आपके ज़हन में आती हो, एग व्हाइट सबसे बेस्ट एग्जांपल बनती है। एग व्हाइट होती है वो पानी में कुछ हद तक सॉल्युबल भी हो जाती होती है और साथ क्या होता है, उसको गर्म करते हैं तो वो सॉलिड हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। तो ये एल्ब्यूमिन उसके अंदर होती है, किसमें, एग व्हाइट में होती है, कुछ अमाउंट में होती है। ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं। ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता वर्ड है, तो यकीनन कहां पे होनी चाहिए, ब्लड में होगी। तो ब्लड के अंदर क्या होती है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन की मिक्सचर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन है अपना। तो उसमें से एक प्रोटीन लेट्स सपोज हम सोच लेते हैं कौन सी, हीमोग्लोबिन है, जो कौन सी, ग्लोबुलिन की टाइप में आती है। ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स किसमें होती है, जो हमारे पास जितने भी अनाज होते हैं यानी कि सीरियल्स होते हैं, उन सीरियल्स में आती होती है, जैसे गंदम, चावल, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनके अंदर क्या होती है, ग्लूटेलिन्स होती हैं प्रोटीन की टाइप। प्रोटामाइंस भी क्या होती है, उन्हीं में होती है कि वहां पे क्या होगा, ये दोनों सीरियल वाली होती है। इसके अंदर क्या होगा, अनाज की जितनी चीजें हैं, गंदम के साथ रिलेटेड जितने भी हैं, उन सब में क्या होगी, ग्लूटेलिन्स और प्रोटामाइंस होंगी। हिस्टोन प्रोटीन कहां पे होती है, वो जो डीएनए होता है, वो आपने पहले पढ़ा होगा एफएससी में कि वो किसी प्रोटीन के ऊपर रैप किया हुआ होता है, कि ऐसे गोल हमारे पास बीड्स होते हैं, उनके ऊपर उनको रैप किया होता है। तो वो बीड्स कौन सी प्रोटीन थी, हिस्टोन प्रोटीन थी। तो मोस्टली डीएनए को रैप करने के लिए क्रोमोसोम में यूज होती है कौन सी वाली, हिस्टोन्स प्रोटीन यूज होती है। नेक्स्ट है कौन सी, प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस क्या होता है, कुछ एनिमल्स के क्या होते हैं, स्पर्म्स के अंदर क्या मिलती है, हमें प्रोटामाइंस मिलती है। एल्ब्यूमिनॉइड क्या होती है, एल्ब्यूमिनॉइड होती है कि ये हमारे पास वो प्रोटीन्स हैं बड़ी कि क्या करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो 2 टिश्यूज को कनेक्ट कराता होता है। मिसाल के तौर पे एल्ब्यूमिनॉइड से मिलती जुलती है भाई, जैसे बोन्स हो गई, बोन्स क्या करती हैं, मसल्स को जोड़ने का काम करती हैं, हमें सपोर्ट देती हैं। तो एल्ब्यूमिनॉइड बोन्स के अंदर होती हैं
कोलेजन क्या होती है, बोन के अंदर जो मैरो होता है वो उसको क्या बना होता है, प्रोटीन उसके कौन से होते हैं, कोलेजन का बना होता है। हमारी स्किन जो है उसके अंदर क्या होता है, कोलेजन होता है जो उसकी शेप को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इलास्टिन क्या होती है, इलास्टिन क्या करती है, वो जो टेंडन लिगामेंट्स होते हैं उसको बनाने का काम करती है, कि जो हमारे पास मसल्स होते हैं उसको हड्डियों के साथ जोड़ने के लिए बायो के टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा। इलास्टिन क्या करती है, मसल्स को जोड़ती है। बोन्स के जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कैरेटिन क्या होती है, कैरेटिन हमने लास्ट में पढ़ा था, वो कहां पे होती है, हेयर्स में होती है, स्किन में होती है और कहां पे होती है, नेल्स में होती है। तो ये आम डेली लाइफ के अंदर आपने इनका बताना है कि कौन कौन सी जगहों पर ये प्रोटीन होती है और इनको क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन की टाइप है हमारे पास, वो कौन सी है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं दैट कंटेन सम नॉन प्रोटीन पार्ट, की जैसे हमने इसमें कहा था सिंपल प्रोटीन में सिर्फ अमाइनो एसिड होगा, यानी कि वो सिर्फ क्या होगी, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगी। लेकिन कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होगा, सिर्फ अमाइनो एसिड चेन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, कुछ और चीजें भी वहां पे क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इसलिए क्या होगा, उसमें लिखा हुआ यहाँ पे सम नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें आ रही है उसको क्या कहते होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते होते हैं। और फिर उस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ हमारे पास क्या आती होंगी, एग्जाम्पल्स आती है। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन की अगर बात करें तो वो किसको कहते होते हैं, कि जहां पे क्या हो, डीएनए हो, आरएनए और साथ क्या हो, उसका प्रोटीन कंबाइन किया हो। ऐसी एग्जाम्पल हमें कहां मिलती है, वायरस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन की टाइप होती है, कि वो लिविंग थिंग नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या होता है, मोस्ट केसेस में किनको कहते होते हैं, वायरसेस के लिए वर्ड यूज होता है। म्यूकोप्रोटीन, ये क्या होता है, म्यूकस की कंपाउंड जो होते हैं, म्यूकस टाइप कंपाउंड, उनके साथ अगर प्रोटीन कंबाइन हो जाए तो क्या बनती है, म्यूकोप्रोटीन बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन कब बनेगी, तो आप डेफिनेशन उसके नाम से निकाल सकते हैं, ग्लूकोज यानी कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अगर कंबाइन हो जाएगी तो क्या बनेगी, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी। फिर किसकी मिसाल आती है, ग्लाइकोप्रोटीन कहां पे मिलती होती है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स या सेल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि ये किस में होती है, वो सेल मेम्ब्रेन में होती है, कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन भी कुछ अमाउंट में मौजूद होती हैं। फिर फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स क्या होती हैं, कि अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाए किसमें, प्रोटीन के साथ, तो वो क्या बन जाती है, फॉस्फोप्रोटीन बन जाती है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए। क्रोमोप्रोटीन क्या होती है, क्रोमोप्रोटीन उसके नाम से वैसे क्रोम, क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर। ऐसी प्रोटीन जिनके क्या हो, कलर हो, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मोस्ट केसेस में जो कलर्ड पिगमेंट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स के मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे ब्लड का कलर हो गया, या उसके अलावा जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें जितनी प्रोटीन्स होती है जिनको डिफरेंट कलर्स देती हैं, वो कौन सी होती हैं, क्रोमोप्रोटीन्स होती हैं, कि वो कलर्स देती होती हैं। यहां पे क्या होगा, कलर सब्सटेंसेस के साथ ऐड होंगे जो क्या करेंगे, डिफरेंट उसको कलर्स दिया करेंगे। लाइपोप्रोटीन्स क्या होती है, लिपिड्स के साथ अगर प्रोटीन अटैच हो जाए तो क्या बनेगी, लाइपोप्रोटीन बन जाएगा। और लास्ट हमारे पास कौन सी है, मेटालोप्रोटीन्स। मेटालोप्रोटीन्स में क्या होगा, अगर प्रोटीन के साथ क्या चीज अटैच हो जाए, मेटल ग्रुप ऐड हो जाए, कोई भी मेटल ऐड हो जाए एज ए प्रोस्टैटिक ग्रुप, तो फिर उसको क्या कहते होते हैं, हम मेटालोप्रोटीन्स कहते होते हैं। ये सारे किसके साथ बने थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से बने थे, कि सम नॉन प्रोटीन पार्ट अगर ऐड हो जाए तो आपने उस नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम याद करना है और बताना है कि इनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है, कहां कहां पे डेली लाइफ में यूज होते हैं। लास्ट हमारे पास है वो कौन सी है, डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन की अगर बात करें तो वो क्या होगा, नाम से पता चला, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे दो जो पहली टाइप्स हमने पढ़ी है, सिंपल और कॉन्जुगेटेड पढ़ी है, इन्हीं की अगर हम क्या करें, कन्वर्जन कर लें। कन्वर्जन किस तरह, इनके डाइजेस्ट कर दें, इनको हाइड्रोलिसिस कर दें इन्हीं प्रोटीन्स का। मोस्टली डाइजेशन से क्या होता है कि बनती है, लेकिन अगर तो यहां भी क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन क्या होगी, डिराइव फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हुई है, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। ये सारी प्रोटीन्स जो है वो किससे बनती हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन से बनती है। कि ये वाली टाइप की प्रोटीन्स, ये वाली टाइप की प्रोटीन्स, इन दोनों को अगर डाइजेस्ट करें तो उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये वाली टाइप्स होती हैं प्रोटीन्स की, जिसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अमाइनो एसिड के ऊपर वापस, क्योंकि हमने क्या किया, अमाइनो एसिड्स के तरफ कन्वर्ट करे थे प्रोटीन्स को, कि हमने उसके हाइड्रोलिसिस को चेक किया था पेप्टाइड चेन्स के, और फिर बताया था उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन।
अब हाइड्रोलिसिस जब किया हमने प्रोटीन्स का, तो हमें क्या मिले, उनमें से अमाइनो एसिड्स मिले, और फिर हमने उन अमाइनो एसिड के ऊपर रिसर्च की कि मेन अगर हमें अमाइनो एसिड के ऊपर स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो फिर हम किसके ऊपर चल सकते हैं, आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए हम किसके ऊपर आते हैं, पहले अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। और स्ट्रक्चर क्या था कि एक तरफ अमाइनो ग्रुप था, या हम किसी भी साइड पे लिख सकते हैं, कार्बन की चारों वैलेंसीज बराबर होती हैं, तो उसको हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में NH2 यहाँ लिखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, चार वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए। एसिड अमाइनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर बनाया, और साथ एक बात है कि टोटल जो हमारे पास अमाइनो एसिड है वो तकरीबन कितने, 300 अमाइनो एसिड जो है वर्ल्ड में मिलते हैं, या जो हमने लैब में सिंथेसाइज किए हुए हैं। लेकिन उन सारे अमाइनो एसिड का इस्तेमाल प्रोटीन में नहीं होता, सिर्फ कितने अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं, 20 अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं, किसमें, प्रोटीन्स बनाने के लिए। अगर प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो इनका नाम क्या रखा हुआ है, हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स रखा हुआ है, कि वो अमाइनो एसिड्स कि जो स्टैंडर्ड है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसका नाम प्रोटीन जो बनाने का स्ट्रक्चर था वो क्यों रखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिंदा चीज के लिए अमाइनो एसिड और प्रोटीन इंतहाई अहम है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स रखा। अब यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के सिंबल लिखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए कि वो कौन कौन से हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है बड़ा, आपने नाम याद करने हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स के, जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, और उनके सिंबल्स याद करने हैं कि उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपने इसके नाम याद करने हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है कौन सा, एलेनिन है। अब ये दो वर्ड है, एनिलीन और एलेनिन में फर्क होता है, तो आपने जहन में रखना है ये लफ्ज क्या है, एलेनिन है, ठीक है, वो बेंजीन का कंपाउंड होता है, जो एनिलीन होता है, आपने इसके नाम से इसका नाम क्या है, एलानीन है, एलानीन, एल का मतलब ए से नाम इसका बनेगा, तो इसका सिंबल क्या होगा, ए होगा। सिस्टीन जो है वो क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, सी होता है, और ये हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डी होता है। ग्लूटामिक एसिड, इसका अमाइनो एसिड का सिंबल क्या होता है, ई होता है। फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलेनिन का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। एफ किस तरह होगा, फिनाइल से एफ आपने याद रखना है, तो दोनों एफ साउंड करते होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का सिंबल क्या होता है, जी। हिस्टीडीन का सिंबल क्या होता है, एच। आइसोल्यूसिन का सिंबल क्या होता है, आई। लाइसिन का सिंबल क्या होता है, के। लाइसिन का सिंबल आप इस तरह याद करें, लाइसिस से वर्ड आपके ज़हन में रहेगा। लाइस का मतलब क्या होता है, काटना, तो काटना के से काटना बोलते होते, तो इसलिए आपको लफ्ज याद रहेगा। लाइसिन का सिंबल क्या होता है, के, जिससे काट देते हैं, ठीक है। ल्यूसीन, ल्यूसीन का नाम एल से शुरू होता है, तो इसका सिंबल भी क्या है, एल। मिथियोनिन, मिथियोनिन का सिंबल क्या होता है, एम। एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिनिन का सिंबल क्या होता है, एन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इधर, प्रोलिन। प्रोलिन का सिंबल क्या होता है, पी। ग्लूटामीन का सिंबल क्या होता है, क्यू। और अर्जिनिन का सिंबल क्या होता है, आर। सेरीन हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, जिसका सिंबल क्या होता है, एस। थ्रियोनिन का सिंबल क्या होता है, टी। वैलिन का बी। ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू। और ट्रिप्टोफैन को भी आपको याद करने के लिए हिंट दे रहा हूं, फैन किस तरह बनाते होते हैं, जो कागज का फैन बनता होता है वो किसकी तरह बनता होता है, डब्ल्यू की शक्ल में बनता होता है, ऐसे ही है ना, कि उसको हमने फोल्ड लगाए हुए होते हैं, एक फोल्ड, जब फोल्ड्स के दरमियान में देखेंगे तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बनती है ना, तो उसको अगर हम देखें तो डब्ल्यू की तरह लगेगा, तो इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, ट्रिप्टोफैन का सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू होगा। टायरोसिन का सिंबल क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो मिक्स हो रहा है नाम, वो किस चीज का मिक्स हो रहा है, एक एलेनिन और ये जो कौन सा एस्पार्जिन। तो एलेनिन जो है वो सबसे पहला है, वो तो सबको याद होना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, ए होगा। अर्जिनिन को सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा खुद, ये क्या होता है, ये एस्पार्जिन होता है इसका नाम। और एक आपको याद करना पड़ेगा इसमें से कौन सा, ये दो के नाम याद करने पड़ेंगे, एस्पार्टिक एसिड और दूसरा कौन सा, ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों सिर्फ आपने याद करने वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट खुद भी उसका क्या बना सकता है, सिंबल बना सकता है, क्योंकि नामों से मिलते जुलते ही सिंबल है। एक और डिफरेंट है कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, इसी तरह प्रिपेयर करने हैं। ये आपका सिंबल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर
टोटल लिखने हो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा कि आपने बताना होगा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, उनके नाम विद सिंबल्स। नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड हम देखें तो वो उसकी मुख्तलिफ बेसिस होती हैं, तो हम पहले उसको बेस लगाएंगे जिस कौन सी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की, कि हम उसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास अमाइनो एसिड की क्लास कौन कौन सी आती है, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और फिर कौन सी आती है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स की टाइप में से फिर कौन सी आती है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल वो होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप है बराबर होंगे, एसिडिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा, बेसिक में जो अमाइनो ग्रुप है वो ज्यादा हुआ करेंगे। पहले टाइप देखते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जो एलिफैटिक की टाइप है भाई। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एलिफैटिक में भी आएंगे और किसमें होंगे, साथ न्यूट्रल वाली टाइप में भी होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनमें अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें अमाइनो और एसिड होता था, आर की जगह पे हमने कहा था साइड चेन होती है जो उसकी पहचान बताती है। सेम यहाँ पे वो साइड चेन की जगह पे क्या लगाया था हमने, हाइड्रोजन लगाया होगा। अगर इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या बन जाता है, ग्लाइसिन बन जाता है। दूसरे नंबर पे अमाइनो एसिड हमारे पास वो कौन सा, एलेनिन है। एलेनिन की अगर बात करें तो यहां पे भी वही चीज होती है कि अगर हम यहाँ साइड चेन की जगह पे क्या लगा दें, CH3 लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये क्या बन जाता है, एलेनिन बन जाता है। ठीक है, बाकी वही होगा, एक अमाइनो ग्रुप एक एसिड ग्रुप, तो दोनों बराबर है, तो दोनों ये क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, जिसमें क्या हो, न्यूट्रल भी हो लेकिन साथ के वो ब्रांच हो, बड़ी जो साइड चेन है उसमें क्या आती हो, ब्रांचेस आती हो। ठीक है, एलिफैटिक था और स्ट्रेट चेन भी थे। यहाँ पे ब्रांच चेन की मिसाल में कौन सा आता है, वैलीन आता है अमाइनो एसिड। वैलीन की अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है, एक कार्बन के ऊपर लगाया था हमने अमाइनो और एसिड, और साइड चेन की जगह पे क्या चीज लगी हुई है, ये वाली चीज लगी हुई है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपेन लगाया था हमने, कि ये 3 कार्बन है, 1 2 3 चेन लगी हुई है, तो आइसोप्रोपेन को हमने उसके साथ क्या करवा दिया, अटैच करवा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वैलीन इसका नाम होगा। ये H उसकी वैलेंसी पूरी करेगा था, इसको ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा जिसमें ब्रांच चेन एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स होंगे। फिर हमारे पास आती है एसिडिक अमाइनो एसिड की टाइप, कि जिसमें क्या होता है, एसिड ग्रुप ज्यादा होगा। तो अब एसिड ग्रुप ज्यादा की एग्जांपल आपने देनी होगी वहां पे, तो एग्जांपल में क्या आएगा, एस्पार्टिक एसिड उसके अंदर आता है। उसमें अगर हम देखें तो एक अमाइनो एसिड ग्रुप ये नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड ग्रुप बना हुआ है, कैसे बना है, अमाइनो एसिड, ये दो से यहाँ पे अटैच की हुई है H वैलेंसी पूरी करने के लिए, और ये साइड चेन आ गया है। उस साइड चेन के अंदर क्या बनाया हुआ है, एक और आखिर में उसकी क्या लगाया हुआ है, एक हमने क्या लगाई कार्बन, और एक उसके बाद क्या लगा दिया, एसिड ग्रुप लगा दिया है। अब ये जो एसिड ग्रुप है इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसीलिए एस्पार्टिक एसिड का सिंबल क्या होता है, डी एस्पार्टिक एसिड होता है, कि ये क्या होगा, इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक और चीज यहाँ पे हमें देखनी है कि ये जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये एज सच स्ट्रक्चर नहीं होता, जो मोस्टली बुक्स में स्ट्रक्चर मेंशन किए होते हैं वो यहाँ पे इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म लिखी होती है, उसके साथ लिखा होता है एस्पार्टिक एसिड नहीं लिखा होता, बल्कि कौन सा लिखा होता है, एस्पार्टेट लिखा होता है। तो अगर वो एस्पार्टेट की फॉर्म में होगा तो यहां से H रिमूव हो जाएगा, ये वाला H रिमूव हो जाएगा, फिर उसको एस्पार्टेट कहेंगे। लेकिन जो ये गिवन स्ट्रक्चर है ये किसके अपना एस्पार्टिक एसिड का है, जिस वक्त वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। ये हम आगे डिटेल टॉपिक में पढ़ेंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एस्पार्टेट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स की। बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात करें तो वहां पे क्या होगा, अमाइनो ग्रुप ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बुक्स पे क्या आ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड देखते हैं जिसका एक अमाइनो एसिड वाला स्ट्रक्चर तो ये बना हुआ है जो बराबर बराबर है, अमाइनो एसिड, ठीक है, COOH, और ये अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन ऊपर वैलेंसी पूरी करने के लिए है, और साथ हमने क्या किया, 4 कार्बन वाली चेन लगाई, यानी कि क्या लगाया, ब्यूटेन लगाया है। इसको अगर अल्काइल फॉर्म में बोलेंगे तो क्या होगा, ब्यूटाइल लगाया है।
और साथ उसके क्या लगा दिए, अमाइनो ग्रुप एक और लगा दिए 4 कार्बन के बाद। ठीक है, कि अमाइनो एसिड वाली कार्बन को छोड़ के आगे 2, 3 और 4 कार्बन, चौथी कार्बन पे क्या लगा देंगे, एक और अमाइनो एसिड। तो इसका नाम क्या होता है, लाइसीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में सबको पता है बेंजीन सबसे पहले आती है, फिनाइल ग्रुप्स आते होते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 कॉर्नर रिंग बना के उसके अंदर गोल दायरा लगा दें, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन को। और अगर उसमें से एक हाइड्रोजन यहां से निकाला हो, अटैच किया हो, तो इसी को क्या बोलते होते हैं, फिर हम फिनाइल बोलते होते हैं। और एलेनिन वहां पे हमने अटैच करवाना है। एलेनिन का फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3 लगाया हुआ है। इसी CH3 के आगे अगर हम फिनाइल लगा दें तो इसका नाम क्या बन जाता है, फिनाइल एलेनीन। ठीक है, कि एलेनीन में हमने सिर्फ क्या ऐड कर दिया है, फिनाइल ऐड कर दिया है। तो यहां तक जो है ये सारा क्या लिखा हुआ है, एलेनीन लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फिनाइल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी किसकी, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जिसमें एरोमेटिक ग्रुप अटैच किया हुआ है। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, वही रिंग तो होंगी, लेकिन फर्क क्या होगा, बेंजीन क्योंकि होमोसाइकिल होती है। अब हम क्या करेंगे, कोई हेट्रोसाइकिल ऐड कर देंगे बीच में, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल। हिस्टीडीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल है, जिसमें 5 कॉर्नर रिंग होती है। उसमें क्या होता है, दोनों साइड पे नाइट्रोजन होता है, एक तरफ उसमें क्या होगा, H अटैच किया होगा। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, एक तरफ से H से सेटिस्फाई हो गई, ये पूरी तरह से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, 1, 2 और ये तीसरी वैलेंसी। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 1, 2 और 3, ये 3 सेटिस्फाइड नहीं होंगे वैलेंसीज। ठीक है, तो इसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी ये 2 कार्बन है अपने, इनकी भी वैलेंसी कम हो रही होती थी, इसकी वजह से हम इसके साथ क्या अटैच के स्ट्रक्चर में भी आता है, क्या डबल बॉन्ड आता है। और इधर अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये किसकी तरह है, सेम वही एलेनीन की तरह स्ट्रक्चर है। तो ये एलेनीन के साथ अगर हम ये रिंग अटैच करवा दें तो इसका नाम क्या बन जाता है, हिस्टीडीन बन जाता है। ठीक है, यहां तक आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि इसको न्यूट्रिशनल बेस के ऊपर कौन कौन सी 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी कितनी होती है, कि हमें अपनी डाइट के अंदर कितने वो लेने होते हैं, कितने खाएंगे अमाइनो एसिड तो हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो वो जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स थे उसमें से हमने कैटेगराइज किया है कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि जो हमें अपनी फूड में लाजमी खाने पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें नहीं बना सकती। तो 3 कैटेगरीज हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो यहां पे मैंने मेंशन किया है कि दीज अमाइनो एसिड्स जो होते हैं कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, कि वो बॉडी में नहीं बन सकते होते, उनको हमें खुद डाइट के साथ खाना होता है। और उससे क्या होगा, वहां पे वो अमाइनो एसिड जो होंगे अपने जो प्रोटीन उन्होंने बनानी होगी उसमें वो क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। तो यहां पे मैंने उनके मेंशन किए एग्जांपल्स कौन कौन सी, लाइसीन, वैलिन, मिथायोनिन, ये क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट के साथ खाना पड़ेगा लाजमी। दूसरी टाइप है अमाइनो एसिड्स की जो कौन सी होती है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में बनते तो हैं लेकिन क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में बन रहे होते हैं, इतनी उनकी अमाउंट सफिशिएंट नहीं होती जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके बॉडी की। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनको सेमी एसेंशियल कहेंगे, कि वो बनते तो हैं लेकिन अगर थोड़ी सी अमाउंट में हम डाइट के अंदर भी उसको इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वो तब फायदा होगा। वरना अगर डाइट में कम हो जाए तो वो जो मेटाबॉलिक रेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, लेकिन होते रहेंगे प्रोसेस। इनके विदाउट तो क्या होगा, लाइफ वो जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि ये तो बॉडी में बन ही नहीं सकते। लेकिन अगर इनकी जो इनटेक है हम कम कर दें तो क्या होता है, डिजीजेस हो सकते हैं क्योंकि सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि इनका जो सिंथेसिस रेट है वो स्लो होता है, लेकिन इसीलिए इसको भी फूड के साथ खाना पड़ता है लेकिन कम अमाउंट में। एर्जिनीन, हिस्टीडीन, ये क्या हो गए, इनमें एग्जांपल्स में आ जाएंगे कि ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो बनते तो हैं बॉडी में लेकिन फिर भी खाने की जरूरत होती है इनको। These are amino acids that क्या होते हैं, जो कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, इनको खाने की जरूरत होती तो है ताकि क्या हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, लेकिन अगर ये डाइट के अंदर ना हो तो इनसे कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं, नॉन एसेंशियल जो होते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और इनकी एब्सेंस में क्या होता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए
इनको ना खाया जाए फिर तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम डाइट में ना भी यूज करें तो क्या होगा, कोई डिजीज इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन, एलेनिन, ये क्या होता है, बॉडी खुद सेंसिटाइज कर सकती होती है। तो ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन हो गई अमाइनो एसिड्स की, कि जहां पे हमने उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर क्या किया, क्लासिफाई किया। 3 क्लासेस थी, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में कि प्रोटीन कैसे रिएक्शन करते हैं।